और वहीं इसी बीच अमेरिका की तैनाती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपना एक और युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र में भेजने का फैसला किया, जहां अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास पहले ही सैन्य अभियान चला रही है। इसमें हाल ही में युद्ध तैयारियों करने के लिए एक बार फिर से नई तैयारी या फिर नई मुस्तैदी की बात कही गई है, नई डिप्लॉयमेंट की बात कर दी गई है। यानी साफ है कि अमेरिका बड़े अभियान चलाने की तैयारी में। अधिकारियों का कहना है कि यह ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई में शामिल होगा और इससे युद्ध में अमेरिकी सेनाओं को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। यानी एक और युद्धपोत आ जाने के बाद अमेरिका की तैनाती को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय अमेरिका के जो मेजर शिप्स हैं यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कहां कहां पर मौजूद है और कहां कहां से उनकी री इन्फोर्समेंट आने वाली है। सबसे पहले आप देखिए, यह है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये इस समय यहां पर गल्फ ऑफ ओमान के पास मौजूद है यानी यहां पर, और दूसरा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड यानी जो यहां पर हाइफा पोर्ट पर मौजूद है। यानी दो एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय मौजूद है। अब तीसरा यूएसएस त्रिपोली जो है वो ताइवान के पास से यहां पर जल्दी ही यहां पर मौजूद होगा। यानी ये वो एमबीवीएस शिप होगा जिसे मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर देखा जाता है, ये यहां पर मौजूद होगा जिससे ग्राउंड फोर्सेस के मूवमेंट की बात कही जा रही है। अब चौथी बात अगर आप बात करें, यूएसएस जॉर्ज बुश कैरियर की बात की जा रही है जो इस समय यहां मौजूद है और इसकी तैनाती के लिए भी कहा जा रहा है कि वो अब्राहम लिंकन को यहां पर सपोर्ट करने के लिए बहुत जल्दी पहुंचेगा। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि बॉक्सर, यूएसएस बॉक्सर की बात की जा रही है, वो भी यहां से तैनात होकर जल्दी ही यहां पर तैनात किया जाएगा। यानी करीबन 18 से 20 शिप है इस समय पूरे इस मिडिल ईस्ट के देशों के आसपास जो अमेरिका की मौजूदगी है। लेकिन अब यह संख्या 25 से 27 होने वाली है, यानी 6 से 7 और शिप जल्दी ही अमेरिका इन इलाकों में तैनात कर देगा। और फिर इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन की मोहलत मांग रहे हैं ताकि वो अपनी रीइंफोर्समेंट को इंश्योर कर ले और फिर आगे की जंगी कार्रवाई कर सके। अब ईरान के ऊर्जा प्लांट पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद ईरान का पलटवार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप देखें कि ईरान ने इजराइल की एनर्जी फैसिलिटी और मिडिल ईस्ट में ऊर्जा प्लांट पर हमला करने की धमकी दी है। आईआरजीसी ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी कर अपने टारगेट को लॉक बताया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है जिसको आईआरजीसी ने जारी किया और कहा जा रहा है कि वो भी अब इनके इलाकों पर बड़े अटैक करेगा। अमेरिका के जो ऑयल या फिर उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जाएगा। आपने ये तो देख लिया कि एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन कहां कहां पर किस किस देश ने कहां कहां पर अटैक हुए हैं ये आपको एक बार फिर से हम इस बड़े मैप पर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो ऑरेंज है वो है यूएसएस और इजराइल के हमले और जो ग्रीन टाइप में है वो है ईरान के हमले। सब अब इधर आ जाइए, अब आपको बड़े मैप पे दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी ये अगर आप मैप देखें, ये है ईरान का नक्श, ये है ईरान और यहां पर है ये पूरा मिडिल ईस्ट, ऊपर है लेबनान और इजराइल। सबसे पहले अगर आप देखें ईरान के सबसे ज्यादा टारगेट कोस्टल एरियाज में, यानी ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये है आपका बंदर अब्बास इलाका और ये पूरा कोस्टल इलाका है ईरान का जहां पर सबसे ज्यादा अटैक इस समय किए जा रहा है। और उसके अलावा जो तेहरान और तेहरान के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी अटैक किए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अब इधर आ जाइए मिडिल ईस्ट के देशों में, यह है कतर, ओमान, यहां पर ईरान की तरफ से बड़े अटैक किए गए। और अगर आप ऊपर देखें तो लेबनान के इलाकों पर भी अगर आप देखेंगे इजराइल की तरफ से अटैक किए गए और इजराइल के इन इलाकों में, तेल अवीव के आसपास के इलाकों में, नॉर्थ पर, यहां पर ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। यानी आप ये देखिए पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा देखकर आप समझ सकते हैं कि ये अटैक कितने ज्यादा इलाकों में फैलते जा रहे हैं। ये डॉट्स आपको ये समझाएंगे कि ये इलाके प्रभावित हैं, सैकड़ों इलाके, यानी कई इलाके जो हैं सीधे तौर पर इस जंग की जद में आ चुके हैं। और हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप ये माने कि इस समय ये दायरा या फिर जंग का दायरा कितना ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाज, ये जो रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है, ये जो तैयारियां की जा रही है, ये 10 दिन की मोहलत इसी वजह से ली गई है ताकि अमेरिका अपने ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट कर सके और इसी वजह से ज्यादा शिप्स को, ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इन इलाकों में भेजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अमेरिका चाहता कि सारे ऑप्शन ओपन करना, कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं तो आप प्रेशर डाल भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये डाला जा रहा प्रेशर ईरान पे कि अगर वो 6-10 तारीख
की जो नौबत मिली 7 अप्रैल तक नहीं करता तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली लेके आया है, अब यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है जो थर्ड आ जाएगा वो लेके आ रहा है, जो कि WJ बुश। तो ये सच्चाई है, मुझे लगता है कि ये सारी किसी तैयारी है कि कल को अमेरिका को अगर आइलैंड खर को लेने की कोशिश करनी है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए। ये मैं मानता हूं, ये लड़ाई जो है जो स्पेशली खर के आइलैंड को लेने की बहुत ही मुश्किल होगी, कॉम्प्लेक्सिटी है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अमेरिका को, उसकी कैजुअलिटी बहुत हैवी होंगी। क्या बॉडी बैग्स लेने के लिए अमेरिका की पब्लिक तैयार है? और जब कि अप्रूवल रेट जो डोनाल्ड ट्रंप का गिरता जा रहा है और फरवरी जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी ये रिसोर्सेज लाए जा रहे हैं वो ज्यादातर एम्फीबियस हैं या एयर असोल्ट डिवीजन है। जिस प्रकार अगर कल को खुदा ना खाता ये सोचता है अमेरिका हमला करना है तो उसके बाद रिसोर्सेज होनी चाहिए। अगर उसके बाद रिसोर्सेज नहीं तो ईरान डरेगा भी नहीं। अगर ईरान के ऊपर प्रेशर डालना है, लेकिन सर बात तो यह है कि देखिए ईरान डरेगा क्योंकि रिसोर्सेज रीइंफोर्समेंट भेजने के बावजूद भी ईरान के अटैक तो कम नहीं हो रहे। पीके श्रीवास्तव सर, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि देखिए बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि तमाम देश आए पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के देश में आकर बातचीत करे। क्या ईरान का डर वो सही है कि एक बार फिर से टाइम बाइंग किया जा रहा है और ये कुछ नहीं चला हुआ है और ईरान पर अटैक करने की कोशिश, और उन्हीं तैयारियों के बीच ये सारी बातचीत का दौर दोबारा से शुरू हो जाता है? सुमित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ईरान का पहला मकसद यह है कि वो कोई टेम्पररी पॉज नहीं चाहता है। जून 25 में हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। वो जानता है कि हमले होते रहेंगे, निरंतर होते रहेंगे, और इनका समझौता अगर करना है तो एक बार में पूरा संपूर्ण समझौता होना चाहिए। और जहां तक जो फोर्सेस लाई जा रही हैं, आपने देखा होगा जेराल्ड फोर्ड को भी बर्थ कर दिया गया है, इट इज नो मोर इन अरेबियन सी। और जहां तक सवाल है यूएसएस लिंकन का, यूएसएस लिंकन जो है वो भी पीछे हट चुका है, जो वहां पहले मुहाने पर खड़ा हुआ था, जिससे कि वो ईरानी मिसाइल्स की जद से निकल जाए। और तीसरा, ये जो एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स आ रहे हैं, चाहे वो यूएसएस बॉक्सर हो चाहे यूएसएस ट्रिपोली हो, ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए आते हैं, जो स्पेशलाइज्ड पैराट्रूपर्स भी आ रहे हैं। तो क्या स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, सर माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बड़ी बैठक जारी है, और बैठक के अंदर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अधिकारी भी मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी रक्षा मंत्री की तरफ से एक बैठक की गई थी, और अब एक बार फिर से एक बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद हैं। और देखिए इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान के खर द्वीप पर हमले की कोशिश कर सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर इससे निपटने के लिए ईरान की तैयारियां कैसी होगी, आखिर ईरान वहां क्या कर सकता है, आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से ये चलता हूं और आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय ईरान की तैयारियां कैसी हैं। यह है खर द्वीप, ये देखिए ये है वो इलाका, यानी ये बुशहर के 50 किलोमीटर दूर ये वो खर द्वीप है जो 90% ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में खर द्वीप का 90% योगदान रहता है। तो क्या करेगा ईरान? ईरान ने खर द्वीप पर बिछाई अपनी मिसाइलें, या फिर आप कह सकते हैं कि माइंस। इसके अलावा खर द्वीप पर भेजे हैं अतिरिक्त सैनिक, यानी ये अगर आप देखें इलाका, इसके आसपास यहां पर माइंस बिछाई गई हैं। इसके अलावा माना जाता है कि यहां पर रीइंफोर्समेंट भेजने का काम किया जा रहा है, यानी मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती इससे पहले भी वहां पे थी, अब उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सर्वेलेंस किया जा रहा है। ईरान इस समय अपने ड्रोन भेजकर लगातार वहां पे सर्वेलेंस कर रहा है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एक्टिव कर दी गई है। पूरी टारगेट, यानी पूरी आप कह सकते हैं जो तट रेखा है, कोस्टल एरिया है, उस पर सर्वेलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ईरान का मानना है कि अगर यह द्वीप पर अमेरिकी फोर्सेज उतरेगा तो फिर वो इस पूरे द्वीप के आसपास बड़ी तबाही मचा सकता है। यानी ईरान की पूरी कोशिश होगी कि खर द्वीप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों में ईरान के हाथों से बाहर ना निकले। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में कितने जहाज इस समय फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में इस समय पश्चिम की ओर करीबन 41 जहाज हैं। ओमान की खाड़ी में पूर्व की ओर यानी 101 जहाज यहां पर फंसे हुए हैं। यानी ये दोनों तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में कैसे फारस की खाड़ी यानी
गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर 41 जहाज फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ओमान की खाड़ी में, माफ कीजिएगा, ये वो जहाज है जो अब तक यहां से निकल चुके हैं। 26 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि करीबन 41 जहाज फारस की खाड़ी से निकल चुके हैं। वहीं ओमान की खाड़ी से करीबन 101 जहाज निकल चुके हैं। यानी हम आपको यह आंकड़े बता रहे हैं कि अब कब 28 दिनों में कितने जहाज निकल चुके हैं। यह आंकड़ा 26 मार्च तक का बताया जा रहा है, लेकिन अब भी कई जहाज हैं जो वहां पर उसी तरीके से फंसे हुए। उसको लेकर हर देश में एक तरीके का पैनिक फैला हुआ है।